हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मेचर वाइंडिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं वो आर्मेचर कोर पे दो तरीके से होते हैं। पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। आपके आर्मेचर कोर पे कितने प्रकार के वाइंडिंग होते हैं? दो प्रकार के, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। जैसे आपका ये आर्मेचर कोर है, तो यही आपका आर्मेचर कोर होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? कंडक्टर भरे होते हैं, जिसे हम वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक है, चलिए तब देखते हैं हमारा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग कैसा होता है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं हमारा लैप वाइंडिंग कैसा होता है। तो लैप वाइंडिंग मान लीजिए आपके क्या पोल हैं? कौन? एक नॉर्थ एक साउथ, दो पोल हैं। कितने? नॉर्थ और साउथ। हर पोल पे कितने? 3 स्लॉट है। मान लीजिए कितने? 3 स्लॉट। 3 स्लॉट का मतलब जैसे ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, इस पर मान लीजिए कितने? टोटल 6 स्लॉट है। तो ऐसे इस पर क्या पोल लगे होते हैं? क्या पोल लगे होते हैं? जैसे नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। तो प्रत्येक पोल पे कितने स्लॉट हैं? मतलब खाँचे हैं 1 2 3, 1 2 3। हमने माना है जैसे 4 भी हो सकते हैं प्रत्येक पे, 5 भी हो सकते हैं। हमने कितना? 2 मतलब 2 जो पोल हैं, 2 पोल के लिए हम अपने लैप वाइंडिंग देखेंगे। ठीक है, अगर 4 पोल होता तो उसके लिए भी देखेंगे भी। तो मतलब प्रत्येक पोल पे कितने स्लॉट हैं? 3 है। कितने? हमने माना 3 स्लॉट हैं। देखिए आपका ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है। तो लैप वाइंडिंग कैसे होती है पहले ये देखेंगे। तो अगर ये आपका लैप वाइंडिंग देखेंगे, आपका नॉर्थ है साउथ, और प्रत्येक पोल मतलब प्रत्येक पोल पे कितने स्लॉट हैं? 3 स्लॉट है। ठीक है, तो इसका वाइंडिंग कैसे होगा? देखिए, जो नॉर्थ का पहला स्लॉट है वो साउथ के पहले स्लॉट से, ठीक है, फिर नीचे से साउथ से निकल फिर नॉर्थ के दूसरे स्लॉट से। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, और ऐसे ये आपका नीचे निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 पोल के लिए। अगर आपका ये 4 पोल होता, कैसे है यहाँ पर 2 पोल के लिए? पहले स्लॉट के मतलब नॉर्थ के पहले स्लॉट के साउथ के पहले स्लॉट से, फिर वापस रिवर्स मतलब घूम के कहाँ से? नॉर्थ के दूसरे स्लॉट से। फिर यहाँ से देखिए नॉर्थ का, फिर ये ऊपरा हिस्सा साउथ के दूसरे स्लॉट से। ठीक है, ये हमारा कैसा था? लैप वाइंडिंग। ठीक है, ये हमारे लैप वाइंडिंग कनेक्शन ऐसा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 2 पोल के लिए था, अगर 4 पोल होते तो ऐसे ही 2 पोल और हम बनाते हैं, और उस पर कितने? मान लीजिए उस पर भी 3-3 स्लॉट के खाँचे हैं। मतलब कितने? प्रत्येक पोल पे 3-3। मान लीजिए 4 पोल है, तो इसका भी वाइंडिंग जैसे करें हैं ऐसे ही करते, लेकिन वो वाइंडिंग अलग होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल करेंगे 4 पोल के लिए। ठीक है, अब हमारे जो मतलब वेव वाइंडिंग का कैसा होता है, इस पर भी मान लीजिए आपके कितने? टोटल कितने कितने खाँचे हैं? मान लीजिए 4 खाँचे, मतलब 4 पोल है। कितने पोल हैं? 4। मान लीजिए कितने पोल हैं? 4 पोल है मान लीजिए। ठीक है, और प्रत्येक पोल पे कितने खाँचे हैं? 3 खाँचे हैं। तो इसकी वाइंडिंग कैसी होगी ये देखिए।
ये कितने पोल हैं? यहाँ पर 4 पोल हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। कितने पोल हैं? 4 पोल हैं। इसमें भी 4 पोल के लिए क्या होगा, जैसे आपने मतलब इसमें 4 पोल थे तो कनेक्शन ऐसे सीरीज में है, देखिए सीरीज में है, ऐसे हमने प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन आपका यहीं अगर 4 पोल होता तो पहले हम 2 पोल के लिए ऐसे बाइंडिंग करते, फिर 2 पोल नॉर्थ साउथ लेते और बिल्कुल ऐसे ही बाइंडिंग करते, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो जो हमारा लैब बाइंडिंग होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है? समांतर में होता है। बाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है? समांतर। और वेब बाइंडिंग में कनेक्शन कैसे होता है? सीरीज में होता है। देखिए सीरीज में है, आपका कनेक्शन कैसे है? सीरीज में है। तो आपका हमारा जो लैब बाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है? सीरीज में होता है, मतलब समांतर होता है। ठीक है, क्या होता है? सीरीज में होता है। सॉरी, हमारे लैब बाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है? समांतर होता है, ठीक है। और वेव बाइंडिंग का कनेक्शन कैसा होता है? सीरीज में होता है। कैसा होता है? सीरीज में होता है, ठीक है। कैसे होता है? सीरीज में। तो अगर मान लीजिए आपको पता है जो हमारे समांतर में होता है क्या, जो हर मतलब अगर पैरेलल कोई सर्किट जुड़ा है मतलब, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट सबकी अलग होगी। यहाँ मान लीजिए I1 है तो यहाँ I2 होगा, यहाँ I3 होगा, लेकिन वोल्टेज सबके लिए सेम होगा, ठीक है। और ऐसे सीरीज में क्या होता है? करंट समान होगा, सबके लिए I होगा, सभी वाइंडिंग में I करंट। लेकिन जब हमारा समांतर में होता है तो क्या, हर वाइंडिंग के लिए करंट अलग अलग है, देखिए अलग होगा। सीरीज आपको पता है पैरेलल में हमारा वोल्टेज समान होता है समांतर में, और करंट अलग अलग होता है। लेकिन सीरीज में हमारा करंट समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, क्या अलग अलग होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर देखें आपका टोटल करंट मतलब टोटल वोल्टेज भी ही रहेगा, लेकिन अगर टोटल करंट कहूँ तो I = I1 धन I2 धन I3 होगा। लेकिन यहाँ अगर मैं टोटल वोल्टेज कहूँ तो B बराबर हो जाएगा B1 धन B2 धन B3 धन B4 होगा, और टोटल करंट I ही रहेगा, ठीक है। तो हमें इस बाइंडिंग से क्या पता चला कि हमारे जो लैब बाइंडिंग में होता है उसका बाइंडिंग का कनेक्शन समांतर में होता है, वेव बाइंडिंग में बाइंडिंग का कनेक्शन सीरीज में होता है, और जो लैब बाइंडिंग में होता है हमें उच्च धारा और लो वोल्टेज प्राप्त होता है। कितना? हाई करंट और लो वोल्टेज प्राप्त होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए, अगर सभी बाइंडिंग में करंट अलग अलग है तो टोटल करंट देखिए I1 धन I2 धन I3, लेकिन वोल्टेज B मिल रहा है। तो इसका मतलब समांतर जब हमारे लैब बाइंडिंग में जो करंट हमें मिलता है वो उच्च हाई मिलता है और वोल्टेज निम्न मिलता है, लो मिलता है, ठीक है। और हमारे देखिए वेव बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि हमारा करंट I मतलब लो मिल रहा है और हमारा वोल्टेज हाई मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए अलग अलग है। तो B1 धन B2 धन B3 धन B4 मतलब हमारा वेव बाइंडिंग में जो करंट होता है, हमारा वेव बाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो हाई प्राप्त होता है, हाई वोल्टेज प्राप्त होता है, और धारा लो प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे लैब बाइंडिंग में बाइंडिंग का कनेक्शन लैब बाइंडिंग में बाइंडिंग का कनेक्शन समांतर क्रम में होता है, ठीक है। क्या लैब बाइंडिंग में जो बाइंडिंग का कनेक्शन होता है वो समांतर में होता है, और हमारे सीरीज में क्या कैसा होता है कनेक्शन, मतलब वेव बाइंडिंग में कनेक्शन कैसा होता है? वेव बाइंडिंग में कनेक्शन
कैसा श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। और इसमें क्या हमें पता चला है, एक क्या पता चला कि हमारा जो लैप वाइंडिंग में होता है हमें हाई करंट और लो वोल्टेज प्राप्त होता है, और वेव वाइंडिंग में हमें लो करंट और हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा निम्न लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज प्राप्त होता है। और यहाँ लिखेंगे वेव वाइंडिंग में हमें क्या, निम्न धारा मतलब कम धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। हमें क्या वेव वाइंडिंग में निम्न धारा तथा उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। पहले देखा हमने लैप वाइंडिंग का कनेक्शन कैसे होता है, मतलब वाइंडिंग कैसे की जाती है, और वेव वाइंडिंग कैसे की जाती है। फिर हमने इससे कुछ 2 पॉइंट देखे, ठीक है। अब आगे के पॉइंट देखते हैं। जो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। क्या हमारा लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। मतलब ए बराबर पी के, जहाँ ए समांतर पथों की संख्या है और पी पोलों की संख्या है। यहाँ पर देखिए अगर 2 पोल हैं तो हमारा क्या कितने पॉइंट मिल रहे हैं वायर छोर पे 2, तो मतलब समांतर पथों की संख्या 2। अगर मान लीजिए आपका यही 4 पोल होते तो जैसे आपने 2 पोल का इसका वाइंडिंग करा है, ऐसे ही 2 पोल का 4 पोल होते तो 2 पोल का वाइंडिंग करते तो उसमें भी आपको ऐसे 2 छोर प्राप्त होते, तो वहाँ समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाती, 4। वैसे तब 4 पोल हो जाते तो समांतर पथों की संख्या भी 4 हो जाती, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए आपका चाहे यहाँ पर 2 पोल होता तब भी आपको 2 ही छोर प्राप्त होते, और आपका 4 पोल होता तब भी 2 ही छोर प्राप्त होते। मतलब पोलों की संख्या हमारी बढ़ भी जाए लेकिन समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी। क्या 2 ही रहेगी। तो इसमें हम लिखेंगे ए बराबर 2। ए बराबर 2 का मतलब होगा समांतर पथों की संख्या दो, मतलब हमेशा इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है, ठीक है। क्या होती है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। कैसे, देखिए आपका ये चाहे 4 पोल हो चाहे 2 पोल हो, हमेशा 2 ही छोर प्राप्त होंगे, या 6 पोल हो तो इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होगी, ठीक है। और इसमें अगर हमने 2 पोल लिया तो 2 छोर, अगर ऐसे ही 2 मतलब 4 पोल लेते तो अलग 2 पोल जो होते हैं उनका भी वाइंडिंग ऐसे होता है, उसमें भी 2 छोर ऐसे प्राप्त होते, तो यहाँ पर समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाती, 4 हो जाती, ठीक है। 4 पोल होने पर 4 हो जाते, लेकिन यहाँ हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 ही रहेगी, ठीक है, आपके पोल कितने भी हों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या है,
क्या हमारा जो ब्रूस होता है बी के, देखिए यहाँ लिखा है लैप बाइंडिंग में ब्रूस की संख्या पोलो की संख्या के बराबर होती है, मतलब बी बराबर पी। बी क्या है यहाँ पर? ब्रूस है, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो हमारी लैप बाइंडिंग में ब्रूस की संख्या जो होती है वो पोलो की संख्या के बराबर होती है। देखिए आपका यहाँ पोलो की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ ब्रूस कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। कितने हैं? 2 हैं। अगर यही आपके 4 पोल हो जाते तो ब्रूस की संख्या कितनी हो जाती? आपके 4 पोल होने पे क्या होता? यही 2 पोल ये, और 2 पोल का आप बाइंडिंग जैसे है ऐसे ही इसमें भी कर दें, तो इसमें भी ऐसे आपको 2 छोर प्राप्त होते, तो यहाँ पर भी ब्रश होते। तो हमारे लैप बाइंडिंग में क्या होता है? ब्रूस की संख्या पोलो की संख्या के बराबर होता है। अगर आपके पोलो की संख्या 2 तो ब्रूस की संख्या 2, अगर आपके पोलो की संख्या 4 तो ब्रूस की संख्या 4, ठीक है। लेकिन हमारे वेव बाइंडिंग में क्या होता है? हमेशा ब्रूस की संख्या जो होती है, ब्रूस की संख्या हमेशा 2 रहती है। क्या रहती है? 2 रहती है। क्या? 2 रहती है। क्यों? देखिए आपका चाहे 2 बाइंडिंग हो, आपका चाहे 2 पोल हो या फिर 4 पोल हो, आपको हमेशा क्या 2 ही छोर प्राप्त होंगे, तो ब्रूस की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 2 रहेगी, ठीक है। ये आपके क्या है? ब्रूस हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे लैप बाइंडिंग में जो ब्रूस की संख्या होती है पोलो की संख्या के बराबर होती है, लेकिन वेव बाइंडिंग में जो ब्रूस होता है हमारा वो उसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? लैप वाइंडिंग में एक सर्कुलेटिंग करंट उत्पन्न होता है। क्या? सर्कुलेटिंग करंट उत्पन्न होता है, और इस सर्कुलेटिंग करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? लैप वाइंडिंग में क्या? लैप वाइंडिंग में करंट उत्पन्न होता है, इसे खत्म करने के लिए देखिए लैप वाइंडिंग में सर्कुलेटिंग करंट उत्पन्न होता है, और इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए वेव वाइंडिंग में देखते हैं। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? हमारे कुछ स्लॉट खाली होते हैं। क्या? कुछ स्लॉट खाली होते हैं हमारे आर्मेचर कोर में, उसमें वाइंडिंग नहीं की जाती है, मतलब कंडक्टर नहीं भरे होते हैं। जैसे आपके स्लॉट हैं, तो इसमें कुछ स्लॉट क्या होते हैं? खाली होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्लॉट खाली होते हैं। ऐसे मतलब सभी स्लॉट भरे नहीं होते। यहाँ पर देखिए आपकी वाइंडिंग देखिए, कुछ स्लॉट खाली है, तो ऐसे ही कुछ स्लॉट आपके खाली होते हैं। क्या? वेव वाइंडिंग में। लेकिन जब ये क्या होते हैं? जब ये मतलब रोटर हमारा रन करता है तो ये मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाता है। तो इसमें क्या? कंडक्टर भर दिए जाते हैं, जो हमारे खाली को मतलब स्लॉट होते हैं, उनमें क्या? कंडक्टर भर दिए जाते हैं, और इन्हें डमी कॉइल कहते हैं। क्या? डमी कॉइल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इन्हें डमी कॉइल कहते हैं।
क्या डमी कॉइल कहते हैं, ठीक है, इन्हें डमी कॉइल कहते हैं। इन्हें डमी कॉइल क्यों कहते हैं? देखिए जैसे आपका जनरेटर का केस ले लीजिए, उसमें क्या होता है, जो ये कंडक्टर ईएमएफ उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनका कनेक्शन मतलब इन कंडक्टर का कनेक्शन कम्यूटेटर से नहीं किया जाता है, तो इससे हमें आउटपुट में इनके द्वारा ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ नहीं प्राप्त होता। मतलब कहने का मतलब जो हमारे यही मेन कंडक्टर हैं जिनके द्वारा ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं का कनेक्शन कम्यूटेटर से किया जाता है, और जो हमारे डमी कॉइल होते हैं उनका कनेक्शन कम्यूटेटर से नहीं किया जाता है। तो जब इनका कनेक्शन कम्यूटेटर से नहीं किया जाता तो इनके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ आउटपुट में नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें जो स्लॉट खाली होते हैं इसमें मतलब कंडक्टर क्यों भरे जाते हैं, मतलब डमी कॉइल जिन्हें हम कहते हैं क्यों भरे जाते हैं, तो उससे हमारा जो रोटेटर घूमता है तो ये मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाता है, और इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे स्लॉट खाली होते हैं उसमें हम क्या कंडक्टर भर देते हैं, और जिसे हम डमी कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। जिससे रोटर मैकेनिकली बैलेंस रहे, ठीक है। क्या वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है जिससे रोटर मैकेनिकली बैलेंस रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले लेक्चर में हम जनरेटर के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।